बात करते हैं दुनिया की सबसे बड़ा एंटरटेनमेंट एम्पायर की, वॉल्ट डिज्नी कंपनी। ये कहानी शुरू होती है 1923 में, जब वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई रॉय डिज्नी ने लॉस एंजल्स में एक छोटा सा एनिमेशन स्टूडियो खोला था, जिसका नाम था डिज्नी ब्रदर्स कार्टून स्टूडियो। शुरुआत में पैसा इतना कम था कि वॉल्ट को अपनी कार बेचना पड़ी थी स्टूडियो चलाने के लिए। लेकिन 1928 में मिकी माउस का लॉन्च हुआ और यहीं से डिज्नी की किस्मत बदलना शुरू हुई। मिकी माउस सिर्फ एक कार्टून कैरेक्टर नहीं था, बल्कि एक ब्रांड की नींव थी जो आज 100 साल बाद भी दुनिया भर में पहचाना जाता है। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कैसे डिज्नी ने एक छोटी एनिमेशन स्टूडियो से शुरुआत करके दुनिया की सबसे पावरफुल एंटरटेनमेंट कंपनी बनने का सफर तय किया। डिज्नी की कहानी शुरू होती है 1923 में, जब वॉल्ट डिज्नी और उनके भाई रॉय डिज्नी सिर्फ $500 के आसपास की सेविंग्स के साथ हॉलीवुड आए। इससे पहले वॉल्ट की कंपनी लाफोग्राम स्टूडियो बैंकप्लेट हो चुकी थी, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी और लॉस एंजल्स में डिज्नी ब्रदर्स स्टूडियो की फाउंडेशन रखी। उनकी पहली सक्सेसफुल सीरीज थी एलिस कॉमेडीज, जिसमें लाइव एक्शन और एनिमेशन को कंबाइन किया गया था। ये उस दौर के लिए काफी नया कॉन्सेप्ट था और धीरे धीरे स्टूडियो को पहचान मिलने लगी। लेकिन असली चैलेंज अभी बाकी था। 1937 में डिज्नी ने दुनिया की पहली फुल लेंथ एनिमेटेड फीचर फिल्म बनाई, स्नो वाइट एंड द सेवन ड्वार्फ्स। उस वक्त लोगों ने कहा था कि इतनी लंबी कार्टून फिल्म कोई नहीं देखेगा, इसे डिज्नीज फोली बुलाया गया। लेकिन फिल्म ने सिर्फ $1.5 मिलियन की कॉस्ट में बनी और बॉक्स ऑफिस पर $8 मिलियन से ज्यादा कमाए, जो उस जमाने के हिसाब से एक रिकॉर्ड था। यही फिल्म डिज्नी के लिए गेम चेंजर बन गई और उन्हें हॉलीवुड में एक सीरियस स्टूडियो के रूप में एस्टैब्लिश किया। 1928 में वॉल्ट डिज्नी ने एक कैरेक्टर क्रिएट किया जो आज पूरी दुनिया का आइकन बन चुका है, मिकी माउस। इससे पहले वॉल्ट ने ऑसवाल्ड द लकी रैबिट बनाया था, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट की वजह से उस कैरेक्टर के राइट्स उनके पास नहीं रहे। यह उनके करियर का सबसे बड़ा सेटबैक था। इसी सेटबैक के बाद मिकी माउस का जन्म हुआ। 1928 में रिलीज हुई स्टीमबोट विल दुनिया की पहली सक्सेसफुल सिंक्रोनाइज्ड साउंड एनिमेटेड फिल्म्स में से एक बनी। ऑडियंस ने मिकी को इतना पसंद किया कि डिज्नी ओवरनाइट फेमस हो गया। इसी एक कैरेक्टर ने डिज्नी की फाइनेंशियल कंडीशन ही बदल दी। 1955 में वॉल्ट डिज्नी ने कैलिफोर्निया में डिज्नीलैंड खोला, जो दुनिया का पहला मॉडर्न थीम पार्क था। ये सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं था, बल्कि एक पूरा बिजनेस मॉडल था जिसमें मर्चेंडाइज, होटल्स और एक्सपीरियंसेस सब शामिल थे। आज डिज्नी के पास दुनिया भर में 12 से ज्यादा थीम पार्क्स हैं, जैसे डिज्नी वर्ल्ड फ्लोरिडा, डिज्नीलैंड पेरिस, टोक्यो डिज्नीलैंड और शंघाई डिज्नीलैंड। सिर्फ थीम पार्क्स और एक्सपीरियंसेस डिवीजन ही डिज्नी के लिए ईयरली $30 बिलियन से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है। 1966 में वॉल्ट डिज्नी की डेथ के बाद कई लोगों को लगा कंपनी सरवाइव नहीं करेगी, लेकिन डिज्नी ने अपनी स्ट्रैटेजी बदली। 1980 के दशक और 1990 के दशक के दौरान कंपनी ने द लिटिल मरमेड, ब्यूटी एंड द बीस्ट, अलादीन और द लायन किंग जैसे एनिमेटेड क्लासिक्स रिलीज किए। 1994 में रिलीज हुई द लायन किंग ने लगभग $968 मिलियन की वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की और एनिमेशन हिस्ट्री की सबसे सक्सेसफुल फिल्म्स में शामिल हो गई। इसी पीरियड को लोग डिज्नी रेनेसांस के नाम से जानते हैं। कंपनी फिर से दुनिया की नंबर 1 एनिमेशन स्टूडियो बन चुकी थी। 1996 में डिज्नी ने एक बहुत बड़ा स्टेप लिया। उन्होंने ABC टेलीविजन नेटवर्क को $19 बिलियन में खरीद लिया। ये डील उस वक्त की सबसे बड़ी मीडिया एक्विजिशंस में से एक थी। इससे डिज्नी सिर्फ मूवीज और पार्क्स तक लिमिटेड नहीं रहा, बल्कि एक पूरी ब्रॉडकास्टिंग एम्पायर बन गया। ABC के थ्रू डिज्नी को न्यूज, स्पोर्ट्स, ESPN के थ्रू और प्राइम टाइम एंटरटेनमेंट तक डायरेक्ट एक्सेस मिल गया, जिसने उनकी रेवेन्यू स्ट्रीम्स को डाइवर्सिफाई कर दिया। 2006 में डिज्नी ने पिक्सर एनिमेशन स्टूडियोज को $7.4 बिलियन में खरीदा। ये डील सिर्फ पैसों का मामला नहीं था, बल्कि क्रिएटिव टैलेंट का भी था। स्टीव जॉब्स, जो पिक्सर के चेयरमैन थे, डिज्नी के लार्जेस्ट इंडिविजुअल शेयर होल्डर बन गए। पिक्सर की मूवीज जैसे टॉय स्टोरी, फाइंडिंग नेमो और अप ने डिज्नी की एनिमेशन लेगेसी को नए लेवल पर ले गया। इस डील ने डिज्नी को डिजिटल एनिमेशन टेक्नोलॉजी में भी लीडरशिप दी, जो उनके पुराने ट्रेडिशनल एनिमेशन से कहीं आगे थी। 2009 में डिज्नी ने मार्वल एंटरटेनमेंट को $4 बिलियन में खरीद लिया, जिससे उन्हें आयरन मैन, स्पाइडरमैन, अवेंजर्स जैसे कैरेक्टर्स का राइट्स मिल गया। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स ने अब तक बॉक्स ऑफिस पर $30 बिलियन से ज्यादा कमाए हैं। 2012 में डिज्नी ने लूकस फिल्म को भी $4 बिलियन में खरीद लिया, जिससे स्टार वॉर्स फ्रेंचाइज उनके हाथ में आ गई। ये दोनों एक्विजिशंस डिज्नी के लिए लॉटरी जैसी साबित हुई।
क्योंकि दोनों फ्रेंचाइजेस ने मूवीज, मर्चेंडाइज और थीम पार्क अट्रैक्शन से $1 ट्रिलियन लेवल की वैल्यू जनरेट की। 2019 में डिज्नी ने अपनी हिस्ट्री की सबसे बड़ी डील की। 21वीं सेंचुरी फॉक्स के एंटरटेनमेंट एसेट्स को $71.3 बिलियन में खरीद लिया। इस डील में डिज्नी को एक्समैन, अवतार और नेशनल जियोग्राफिक जैसी प्रॉपर्टीज मिली। ये एक्विजिशन इतनी बड़ी थी कि इसे डिज्नी दुनिया की सबसे पावरफुल कंटेंट कंपनीज में से एक बन गई, जिसके पास अब थाउजेंड्स ऑफ मूवीज और टीवी शोज का लाइब्रेरी था। 2019 में डिज्नी ने अपना स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म डिज्नी प्लस लॉन्च किया ताकि नेटफ्लिक्स जैसी कंपनीज को कंपटीशन दे सके। आज डिज्नी प्लस के पास ग्लोबली 150 मिलियन से ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। स्ट्रीमिंग बिजनेस डिज्नी के लिए फ्यूचर का सबसे इंपॉर्टेंट ग्रोथ एरिया बन चुका है, क्योंकि ट्रेडिशनल टीवी व्यूइंग कम हो रही है और लोग डिजिटल प्लेटफॉर्म्स की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। आज वॉल्ट डिज्नी कंपनी की एनुअल रेवेन्यू $90 बिलियन के आसपास है और कंपनी की मार्केट कैपिटलाइजेशन समय समय पर $200 बिलियन के लेवल को टच करती रहती है। डिज्नी के पास 5 मेजर बिजनेस सेगमेंट्स हैं: मीडिया नेटवर्क्स, पार्क्स एंड एक्सपीरियंसेस, स्टूडियो एंटरटेनमेंट, डायरेक्ट टू कंज्यूमर स्ट्रीमिंग और कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। यह डाइवर्सिफिकेशन ही डिज्नी की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है, क्योंकि अगर एक सेगमेंट स्लो हो तो दूसरे सेगमेंट्स कंपनी को सहारा देते हैं। डिज्नी की सक्सेस का सबसे बड़ा राज है उनका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मॉडल। एक कैरेक्टर या स्टोरी बनाओ और फिर उसे मूवीज, थीम पार्क्स, मर्चेंडाइज, गेम्स और स्ट्रीमिंग कंटेंट में बार बार यूज करो। मिंकी माउस से शुरू हुआ ये सफर स्टार वॉर्स गैलेक्सीज तक पहुंचा और आज भी डिज्नी नए क्रिएटर्स और टेक्नोलॉजी के थ्रू अपनी एम्पायर को एक्सपैंड कर रहा है। यही रीजन है कि एक छोटे एनिमेशन स्टूडियो से शुरू होने वाली कंपनी आज दुनिया की सबसे वैल्यूएबल एंटरटेनमेंट एम्पायर में शुमार होती है।